हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि शर्मा अध्ययन वाले चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में हमने अब तक अपना जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हर्यक वंश को कंप्लीट किया। ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ। दोस्तों, शिशु नाग वंश, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर्यक वंश में अंतिम शासक उनका कौन हुआ था? नागदशक। ठीक है। नागदशक की हत्या करने के बाद शिशुनाग नामक एक व्यक्ति, जो उनका अमात्य था, अमात्य मतलब पुरोहित, ठीक है, वो क्या करता है, वो गद्दी छीन लेता है। ठीक है, और अपने आप उस गद्दी पर आसीन हो जाता है। तो शिशुनाग वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक रहने वाला है? 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि अवंती 16 महाजनपदों में एक ऐसा राज्य था जिस पर हर्यक वंश के किसी भी शासक ने हमला करने की कोशिश नहीं की। ठीक है। बिंबिसार हालांकि चाहता था कि अवंती पर हम आक्रमण करें और उसे मगध साम्राज्य में मिला लें, लेकिन कुछ समय पश्चात जो वह अवंती के शासक थे, चंड प्रदोत महासेन, उनकी और बिंबिसार की शत्रुता समाप्त हो गई थी। इस कारण उनकी मित्रता हुई थी, उसलिए उन्होंने मित्र बन जाना सही समझा और उनकी उससे दुश्मनी समाप्त हो गई। उसके बाद अनेकों शासक उस दौरान हुए हर्यक वंश में, लेकिन किसी ने भी फिर उस पर आक्रमण करने की नहीं सोची। लेकिन उसके बाद क्या होता है, शिशुनाग आते हैं और ये सबसे पहले आते ही अवंती पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, अवंती पर ये आक्रमण कर देते हैं और अवंती को कहा मिला लेते हैं? मगध साम्राज्य में। तो अब अवंती मगध साम्राज्य का भाग है। मगध में मिलाने के पश्चात ये अपनी राजधानी कहां स्थापित करते हैं? वैशाली में। क्वेश्चन क्या आएगा कि अवंती पर आक्रमण किसने किया था? शिशुनाग ने। ठीक है, और शिशुनाग ने, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? तो आप क्या लिखेंगे? वैशाली। आप अगर लिखना चाहते हो, नोट करते जाइए वन लाइनर में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की दोस्तों? वैशाली। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बाद इसका केवल इतना ही कालक्रम है। इसके बाद इसका एक उत्तराधिकारी हुआ, कौन था इनका उत्तराधिकारी? कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक। कब से कब तक रहा ये? 394 ईसा पूर्व से और 366 ईसा पूर्व तक ये रहने वाला है। ठीक है, 394 से 366 ईसा पूर्व तक ये रहा। कालाशोक का जो उपनाम था वो क्या था? क्वेश्चन में आता है कालाशोक का उपनाम क्या था? तो उपनाम इनका क्या होगा? काकवर्ण। काकवर्ण। अब दिक्कत क्या आई कि जब ये पैदा हुआ ना, तो ये बहुत ही काला था। तो इसके पिता ने सोचा कि ये काला है, और वैसे इसका जो नाम रखा गया था वो था अशोक। ठीक है, लेकिन काला रंग होने की वजह से इसका नाम कालाशोक रख दिया और इसको उपाधि क्या दी गई? काकवर्ण। काकवर्ण का तात्पर्य क्या है? काकवर्ण मतलब होता है, काक माने कौवा नहीं, हाँ, कौवा। कौवा का रंग कैसा होता है? काला। और वर्ण माने रंग,
तो इसका रंग किस पर पड़ा था? कौवे पर। ठीक है, तो कौवे पर इसका नाम काकवर्ण दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी, इसके पिता ने क्या किया था, वैशाली ले गए। लेकिन ये वैशाली से वापस उसको पाटलिपुत्र ले आया। क्वेश्चन आएगा कि उस शासक का नाम बताइए, उस शासक का नाम बताइए जो राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र वापस ले आया था। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब कालाशोक कौन थे, ये आपने पढ़ा है। इनका एक और रहस्य है जो आपको बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा था। क्या हुआ था उस टाइम? कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है, कहां पर हुई थी? वैशाली में। ठीक है दोस्तों, कहां पर हुई थी? वैशाली में। अब होता क्या है, द्वितीय बौद्ध संगति के बाद अब एक बार क्या हुआ, ये अपने ही मतलब साम्राज्य के आसपास जो अपना बगीचा था वहां पर टहल रहे थे। टहलते समय किसी व्यक्ति ने इनको चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इनको चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। अब ये तो भाई मर गए। इनके बाद जो अगला जो इनका शासक आया इनकी जगह, वो था महानंदिन। महानंदिन। क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, इसको आप लिखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंदिन। ठीक है, अब यहां से आगे ये क्या करते हैं, नंद वंश की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां तक तो थे ये शिशुनाग। अब इसके बाद क्या होती है, नंद वंश की शुरुआत होती है। नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना कौन कर रहे थे? महानंदिन। ठीक है दोस्तों, महानंदिन। अब इनके साम्राज्य में उस समय क्या था, दास दासों का काफी प्रचलन था। इनके भी साम्राज्य में एक दासी थी, और वो दासी जो थी इतिहास के अनुसार शूद्र दासी बताई जाती है। ठीक है, शूद्र जो जाति की थी वो एक दासी थी इनकी, और उसका एक पुत्र था, उसका नाम था महापदम। महापदम। उसने क्या किया, महानंदिनी की हत्या कर दी, और इसकी हत्या करने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? महापदम नंद। तो ये आ गए महापदम। क्योंकि ये नंद वंश के थे तो इनको महापदम नंद कहा जाता है। महापदम नंद। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये महाभारत टाइम के थे, ठीक है, ये भी आ जाता है, ये क्या थे, महाभारत टाइम के थे, महाभारत समय के। इनको पुराणों में क्या कहा जाता है, पुराणों में इनका एक और नाम है भाई, पुराणों में क्या कहा जाता है इनको? उग्रसेन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों में महापदम नंद को क्या कहा जाता है? उग्रसेन। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उग्रसेन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इनकी एक और पदवी थी, ठीक है, वो क्या थी? एक राट। इन्होंने अपने आप को ये उपाधि दी हुई थी, एक राट। इसका क्या मतलब है? एक राट का मतलब होता है एकमात्र साम्राज्य, एकमात्र सम्राट। एक राट का मतलब क्या हुआ? एकमात्र सम्राट।
यानी कि इसके अलावा कोई सम्राट नहीं दूसरा, ये केवल एकमात्र ही सम्राट थे। ठीक है, इन्होंने अपनी आपको उपाधि दी हुई थी। इनकी जो सबसे पहली जो इन्होंने सफलता हासिल की वो था इनका कलिंग विजय। कलिंग कलिंग विजय। ठीक है, क्वेश्चन आता है इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या थी? कलिंग विजय। कलिंग क्या है? कलिंग के बारे में आपने सुना होगा, मौर्य काल में जो अशोक हुए थे, सम्राट अशोक, उन्होंने भी क्या किया था? कलिंग पर 261 ईसा पूर्व क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। और बताया जाता है कि कलिंग का जो नरसंहार हुआ था ना उस समय, वो उस समय की उस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। लाखों व्यक्तियों की मौत हुई थी। ठीक है, और चारों ओर खून की नदियां ही बह रही थी। उस जो वो नज़ारा था, वो दृश्य था, उसको देखते हुए अशोक को क्या हुआ? आत्मग्लानि हुई। और अशोक ने क्या कर लिया था उस समय? फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने किसी को भी मारने की शपथ ली थी, न मारने की शपथ ली थी। उसके बाद वो अहिंसावादी हो गए थे। तो ये वो कलिंग था, और कलिंग की राजधानी क्या थी? कोसली। ठीक है, तो उस समय क्या था वहां पर? खारवेल वहां का राजा था। ठीक है, खारवेल राजा था वहां का। कलिंग का, कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में पड़ता है कलिंग। ठीक है, तो इन्होंने कलिंग को जीत लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस बात की पुष्टि खारवेल ने, खारवेल का एक अभिलेख हुआ जो बहुत फेमस है, और ये क्वेश्चन में आता है। खारवेल का महत्वपूर्ण अभिलेख क्या था? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इस बात का इन्होंने, खारवेल ने अपने अभिलेख में भी वर्णन किया कि भाई महापद्मनंद आया था और यहाँ पर आक्रमण किया और हमारा जो साम्राज्य था वो छीन लिया और वो मगध में मिला लिया। महापद्मनंद जी ने नहरें भी खुदवाई थी वहां पर। नहरें, सर्वप्रथम नहरें इन्होंने खुदवाई थी। नहरें खुदवाई इन्होंने, ये बहुत अच्छा काम किया कृषि की दृष्टि से। लेकिन सबसे बड़ा चोर था कि वहां से क्या किया उसने? जैन प्रतिमा, यानी कि जैन की जो मूर्ति थी जैनी की, वो ये चोरी करके ले आया। क्या थी? जैन प्रतिमा। ठीक है, क्योंकि नंदवंश क्या था? वो जैन धर्म का ही पोषक था। ठीक है, नंदवंश ने क्या किया? उन्होंने जैन धर्म को बढ़ावा दिया। हालांकि नंदवंश में क्या हुआ? 9 शासक हुए। ठीक है, लेकिन 9 शासकों में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो ये था महापद्मनंद। लेकिन जो 9 शासकों का रहस्य है ना, वो अगर आपने ना पढ़ा हो तो आज हम आपको बता रहे हैं। 9 शासक वैसे तो इनके काफी सारे हुए। 9 शासकों में अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण इनका जो उत्तराधिकारी रहा वो कौन था? घनानंद। घनानंद। ऐतिहासिक दृष्टि से घनानंद का काफी महत्व है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जब मौर्य काल स्टार्ट होगा ना, कौन करते हैं उसकी स्थापना? चाणक्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, घनानंद को हराकर ही वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो घनानंद क्या था भाई? राजा तो था, शक्तिशाली राजा था, ये भी शक्तिशाली था। लेकिन घनानंद ने क्या किया? जनता पर अधिक कर लगा दिया, जिससे जनता वहां की काफी त्रस्त हो गई और घनानंद से अत्यधिक परेशान हो गई। ठीक है, तब आने वाले समय में फिर सम्राट जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इसको हराकर, हत्या करके, और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि नंद वंश में कौन थे? 9 राजा। ठीक है, तो वे कौन कौन थे?
काफी थे वैसे तो, लेकिन अंतिम क्या था उसमें, घनानंद था। जैसे भूतपाल, ऐसे ऐसे तो नाम थे इनके, भूतपाल, ठीक है, पांडुक, कुछ के मेरे याद है ये मुझे। लेकिन लास्ट ये जो थे ये अयोग्य राजा हुए, ठीक है। इनके बाद जो थे वो घनानंद ही एक शक्तिशाली राजा सिद्ध हुए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब आते हैं घनानंद। घनानंद कौन थे? घनानंद के जो है ना, इनके ही समय काल में सिकंदर को आप जानते होंगे। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन में आता है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो क्या लिखेंगे? 326 ईसा पूर्व। क्या लिखेंगे? 326 ईसा पूर्व। अब सिकंदर को आसानी से मतलब युद्ध करने का यहाँ पर मौका कैसे मिल गया? क्योंकि बात है बुद्ध काल में जैन और बुद्ध इन दो धर्मों, मैंने आपको एक बात बताई थी, उस समय क्या शासन होता था हमारे देश में था ना, राजतंत्र और गणतंत्र, इन दो पद्धतियों पर पूरी शासन व्यवस्था आधारित थी। राजतंत्र में छोटे छोटे राजा होते थे, ठीक है, वहां के भी अपने शासक होते थे। गणतंत्र में क्या था, सभी छोटे छोटे जो अपने राजा होते थे एक संघ का निर्माण करते थे, ठीक है, उनसे भी अपने एक राजा चुन लेते थे, वो गणतंत्र था। और उनकी जो राज्य था वो भी काफी सीमित था, भाई सबके अलग अलग थे। जैसे महाजन पद में तो काफी सारे हो गए थे, लेकिन इसमें थे काफी छोटे, और उनकी सीमाएं भी सीमित थी। तो सिकंदर को लगा, सिकंदर कहाँ का था? ये यूनान का था। यूनान माने ग्रीस जिसे बोलते हैं, ठीक है, ग्रीस का था ये। और 356 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था, ठीक है भाई। इनके पिता कौन थे? फिलिप थे, फिलिप इनके पिता का नाम था। बेकऊ फेला इनके घोड़े का नाम था, बेकऊ फेला, ठीक है। इनका सेनापति था नियारकस, ठीक है भाई। तो ये क्या किया सिकंदर, जैसे ये हमारा भारत है, मैं यहाँ पर नक्शा बना दे रहा हूं, ये पड़ता है ना, इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत, ये है पश्चिमोत्तर भारत का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर काबुल पड़ता है, आपको पता है अफगानिस्तान में काबुल, और क्या पड़ता है? गांधार, दोनों के दोनों कहां पर है? अफगानिस्तान में। सिकंदर आया इधर से होता हुआ, पहले सबसे पहले तुर्की को जीता, उसके बाद ईरान, उसके बाद इसने इराक, उसके बाद पहले इराक को हराया फिर ईरान को। फिर सिकंदर को लगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सत्ता बिखरी हुई है, और ऐसे देश पर शासन करना काफी आसान है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये आता है इधर से होता हुआ, इराक इराक ईरान से होता, क्योंकि इससे ऊपर पड़ते हैं इराक ईरान, ठीक है अभी। यो इधर दर्रे से होते हुए आया, काफी जो शासक आए ना भारत में, जैसे कासिम आया और आगे तुर्की आए, तो वे सब इधर से होते हुए आए, क्योंकि एक सस्ता और सुलभ रास्ता था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मजबूत था, क्योंकि ये था स्थल, क्योंकि इधर साइड में तो भारत से क्या पड़ता है, ये जल जल, ठीक है, यहाँ पर समुद्र इलाका है और यहाँ पर है ये स्थलीय इलाका। तो अधिकतर तुर्की और जो शासक आए थे वो इधर से होते हुए आते थे, ठीक है। अब ये इसने क्या किया, इधर से आया पश्चिमोत्तर भारत से, और गांधार और काबुल 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 और गांधार इसके बीच में सिकंदराबाद, इसने सिकंदरिया या सिकंदराबाद एक ही बात है, नामक नगर बसाया, ठीक है। फिर ये चलता रहा कश्मीर तक पहुंच गया, और वहां पर पड़ती है झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी, और जिसको वितस्ता भी बोलते थे उस समय में, और अंग्रेजी में उसका नाम
दूसरी भाषा अंग्रेजी, जैसे कोई और उसका जो नाम था वो था हाइडेस्पीच बोल दिए थे, तो उसे सिकंदर का जो प्रसिद्ध युद्ध जो है उसको हाइडेस्पीच का युद्ध बोलते हैं। हाइडेस्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन आता है। हाइडेस्पीच का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच होता है, किसके था, पोरस के और सिकंदर की। पोरस और, मैंने कहा पोरस व सिकंदर, पोरस व सिकंदर, ठीक है। पोरस ने कड़ी टक्कर दी थी इनको, ठीक है। लेकिन अच्छा, हम बात कर रहे थे घनानंद की और टॉपिक इधर यहाँ पर पहुंच गए। फिर क्या है ना, डीपली जाना पड़ता है। चलिए अपने घनानंद पर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये घनानंद क्या था, घनानंद क्या था, ये सिकंदर का समकालीन था। तो अब इसने टैक्स अधिक बढ़ा दिया भाई, जनता त्रस्त हो गई, ठीक है। हाहाकार मच गया जनता में। अच्छा, इनकी जो ये जैन धर्म के पोषक थे, मैंने आपको बताया, इनके जो राज्य में थे, वे जो इनके दो अमात्य रखे हुए थे, मैंने बताया अमात्य कौन होते थे, पुरोहित होते थे, ठीक है। दो अमात्य कौन कौन थे, एक तो था इनका शकटाल, शकटाल, और दूसरे थे भद्रबाहु। कौन कौन से थे, सॉरी, भद्रबाहु नहीं, स्थलबाहु, शकटाल व स्थलबाहु, ठीक है। शकटाल और स्थलबाहु, ये क्या थे, इनके दो अमात्य थे। कहा ही जाता है, कहा ही जाता है घनानंद सबसे शक्तिशाली शासक हुआ बाद के युग में। कब, जब महापद्म नंद की मृत्यु हो गई, उनके बाद जो बाकी के जो ये थे ना इनके शासक, वे सब अयोग्य थे, और घनानंद इसमें सबसे अंतिम था। सबसे लास्ट वाला जो शासक हुआ वो था घनानंद। कौन था, घनानंद सबसे लास्ट में हुआ था। और कहा ही जाता है भाई, घनानंद की जो सेना थी ना, पैदल सेना, उस टाइम पर ना चतुरंगी सेना होती थी। चतुरंगी सेना मतलब क्या है, पैदल, घुड़सवार, हाथी वाले तीन हो गए, और धनुर्धारी चार। तो उस टाइम पर चतुरंगी सेना होती थी। लेकिन इसके पास चतुरंगी नहीं थी। चतुरंगी सेना किसके पास थी वो आगे बताएंगे, वो मौर्य काल में अशोक के पास भी थी। तो पैदल जो सेना थी इसके पास, पैदल सेना 2 लाख बताई जाती है, ठीक है। घुड़सवार जो थे इसकी सेना में, घुड़सवारों की संख्या थी भाई 20,000। और हाथियों की संख्या थी 3,000 से 6,000 तक बताई जाती है। तो कहा ही जाता था उस समय पर जिसके पास हाथी जितनी अधिक मात्रा में होते थे, उसकी सेना उतनी ही शक्तिशाली समझी जाती थी। तो हाथी है ही खूब शक्तिशाली, ठीक है। तो सेना की दृष्टि से हाथियों का काफी महत्व था। इतनी शक्तिशाली सेना इनके पास थी, तब भी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या कर विजय पाई, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो वंश था नंद वंश यहां पर समाप्त हो गया, किसकी मृत्यु के बाद, घनानंद की, ठीक है दोस्तों। घनानंद की मृत्यु के बाद नंद वंश समाप्त। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आएगा आगे मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश से भी पहले, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ईरानियों का आक्रमण हुआ, ठीक है, सिकंदर। तो कल शायद हम सिकंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं क्या हूँ, आपको वीडियो के माध्यम से इतिहास हो या कोई भी क्लास हो, उसमें मैं डीपली से ही आपको कहानी के अनुसार बताता चला जाता हूँ। मैं मतलब एक जरिया बना रहा हूँ ताकि कहानी के जरिए आपको अधिक से अधिक समझ आए। क्योंकि पढ़ाई का महत्व क्या है, अगर उसको कहानी के लेवल पर समझोगे तो वो अच्छी समझ में आती है। और आपको मैं वन लाइनर भी लिखवाता जाता हूँ। अगर आप मेहनत करें इसमें कि वन लाइन आप उसको नोट करते जाए तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और कहानी के अनुसार आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आएगी, इसको आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।